ये फिजिक्स का पार्ट 3 है। तीसरा है जिसमें हम पार्ट 2 में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान चुके हैं और पार्ट 3 में हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात होती है कि दर्पण होता क्या है। दर्पण का अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो दर्पण का एक सिंपली सा एग्जाम्पल शीशा, मिरर होता है, आईना जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि जिससे चेहरा सुबह देखते हैं हम, या फिर जिसमें गाड़ियों के बैकलाइट में प्रयोग होता है। ये सब हमें क्या होता है, एक दर्पण का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण वह चिकना एवं पारदर्शक तल, यानी कि वह चिकना पालिशदार पारदर्शक तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो, दर्पण कहलाता है। यानी कि वह तल जो चिकना हो, पारदर्शक हो, पालिशदार हो, जिस पर प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाए, वह दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका जो तल होता है वो सम हो। सम का मतलब क्या होता है, एक बराबर हो। उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, हम लोग समतल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका तल सम हो, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जिसका तल गोलीय हो, यानी कि जिसका तल गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि यह कह सकते हैं, जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं, एक फुटबॉल ले लिया और फुटबॉल को कहीं से काट दिया जाए। काटने के बाद उसका शेप या तो ये होगा या फिर ये शेप होगा, ठीक। और एक चीज़ और होता है कि जब भी चिकना पारदर्शक पालिशदार जो तल होता है, उसके एक भाग पर कलई करके और दूसरे भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो वह दर्पण कहलाता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं लोग कि वह चिकना पारदर्शी पालिशदार तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो, या फिर वह तल चिकना पारदर्शी पालिशदार तल जिसके एक भाग पर कलई करके दूसरे भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। दो प्रकार बता ही चुके हैं, एक समतल होता है, दूसरा क्या होता है, गोलीय होता है। समतल यानी कि वह दर्पण जिसका तल क्या हो, सम हो, समतल दर्पण, और जिसके एक तरफ कलई कर दी जाए, कलई हो गया, और दूसरे तल को अगर पारदर्शक तल बना दिया जाए, यानी कि परावर्तक तल बना दिया जाए, तो हमारे क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। सेम अगर गोलीय दर्पण, यानी कि जैसे फुटबॉल हुआ, वो शीशे का फुटबॉल मान लेते हैं हम लोग, अगर उसको काट दिया जाए इस शेप में, काटने के बाद उसके एक तल पे, यानी कि अगर उसके बाहर साइड कलई कर दी जाए, अंदर को परावर्तक तल बना दिया जाए, या फिर अंदर कलई कर दी जाए, बाहर वाले को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो ये दर्पण बनते हैं हमारे। ये कौन से दर्पण होंगे, हमारे गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है। और अब इसमें ये होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई करके, वह गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई करते धंसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो वह दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, वह दर्पण हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्लियर। एक बार और देखते हैं हम लोग, दर्पण क्या होता है, तो वह चिकना पारदर्शी पालिशदार परावर्तक तल जिसके एक तल पर कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। जिसका तल सम हो, समतल, जिसका तल गोलीय हो, गोलीय हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह होती है कि इसको यहाँ से समझते हैं। ऊ से क्या होता है हमारा, ऊ से उत्तल, और ऊ से उठा हुआ, यानी कि जो उठा हुआ भाग, यानी कि वह तल जिसके उठे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो वह दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग को, ऊ से हमारा दो चीज बनता है, एक बनता है उत्तल और एक बनता है हमारा उठा। ऊ से उत्तल, ऊ से उठा, जिसके उठे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए,
वो दर्पण हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसके ठीक उल्टा, जिसके धंसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, आते हैं नीचे। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं भी होती हैं, क्या होती है थोड़ा देख लीजिए। पहला होता है हमारा दर्पण। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाओं में ध्रुव होता है। ध्रुव क्या होता है, तो एक चीज देख चुके हैं, यानी कि जो दर्पण दिख रहा है, इस थोड़ा यहाँ देखा जाए, यहाँ क्लियरली दिखाई देगा। ये जो दर्पण दिख रहा है, दर्पण पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर यहाँ समझा देंगे। ये दर्पण दिख रहा है, दर्पण, तो दर्पण का ये जो मध्य बिंदु, यानी कि दर्पण का ये जो मध्य बिंदु हमारा ये दिख रहा है, मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। यानी कि पोल, पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या होती है, तो दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाती है। अब देखा जाए, ये जो दर्पण है हमारा गोलीय दर्पण, ये किसी न किसी गोले को ही तो काट के बनाया गया होगा। तो यह जिस गोले का भाग होता है, यानी कि यह दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी कि रहा उसका केंद्र, उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर। अब देखिए, ये केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अगला डिफिनेशन हमारा यह है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं, फोकस क्या होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस कहलाती है। देखा जाए, ये है हमारा मुख्य अक्ष। इसकी डिफिनेशन हम आगे चर्चा करेंगे क्या होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों रेखाएं क्या है, यानी किरण हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर यहाँ मिलती है और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, लगता है ये बाहर की तरफ जा रही है, लगता है कि वास्तव में इस बिंदु पे आकर मिल के तब ये बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ वास्तव में मिल रही है और यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह बिंदु हमारे क्या होता है, फोकस। आगे आते हैं हम लोग, फोकस दूरी क्या होती है, सेम डेफिनेशन। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। आगे आते हैं, ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव, फोकस व केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि यहाँ थोड़ा फिगर में देख लीजिए, ये ध्रुव दिख रहा है, ये फोकस दिख रहा है, ये केंद्र दिख रहा है। इन तीनों को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ भी देखिए, ध्रुव, फोकस और केंद्र, इन तीनों को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार थोड़ा फिगर देख लिया, समझ लीजिए। ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये दर्पण है। एक चीज देखा जाए तो अभी पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसके धंसे हुए भाग को परावर्तक तल बनाया, यानी कि जिसके उठे हुए भाग पर कलई करके धंसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, यह दर्पण हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। और जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करके और उठे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, ये दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये होगा हमारा अवतल दर्पण, ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई करके धंसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए तो वो दर्पण हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। और जिसके धंसे हुए भाग पर कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए तो वो दर्पण हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्योंकि यहाँ पे बता चुके हैं, ऊ से हमारा क्या होता है, उठा हुआ, और ऊ से हमारा क्या होता है, उत्तल। ठीक, आते हम लोग एक चीज देखा जाए, ये जो दर्पण है हमारा, दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
क्लियर। अब देखिए अगला हमारा वक्रता केंद्र क्या होती है। तो वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, फिर समझा जाए। तो ये जो दर्पण है यह किसी न किसी गोले का भाग होगा। ये जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाती है। क्लियर। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक। और वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं हम, और जो बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम लोग। आगे देखा जाए फोकस क्या होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष अभी चर्चा किए थे हम लोग कि वक्रता के अंदर फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। तो यानी कि वह रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो, यानी कि वह किरण रेखा जो भी मान लीजिए, वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। हम इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला है हमारा फोकस तल। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा जान लीजिए कि फोकस तल क्या होती है। तो फोकस तल ये होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। यानी कि ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके लंबवत हुआ, और कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग कि दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम लोग बुक के माध्यम से देखेंगे और फिगर ड्रा करके भी देखेंगे। ठीक, थोड़ा देखा जाए। यहाँ एक चीज़ देखिए, अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति पहले समझ लीजिए, फिर हम चर्चा भी उसका डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो पहले अगर वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि फोकस बनती है, बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्लियर। यहाँ देखिए तो अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो कहाँ बनता है, तो फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। एक काम देखिए, यहाँ फिगर ड्रा भी किया गया, थोड़ा इसमें थोड़ा देखा जाए। तो अगर वस्तु अनंत पे होगी, हमारी अनंत पे वस्तु होगी, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो परिवर्तन के पश्चात कहाँ की मिलेगी, फोकस मिलेगी। तो जहाँ दोनों किरणें आकर एक दूसरे को काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती है जहाँ जिस बिंदु पर काटती है वहीं हमारा क्या होता है, जिस बिंदु पर काटती है वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। 2 नंबर पे क्या था, थोड़ा देखिए तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच अगर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र, ठीक, ये हमारा फोकस, अनंत कहाँ होगा, इधर होगा। तो इन दोनों के बीच अगर वस्तु रखी जाए तो ये कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहली बात, थोड़ा ये बुक में थोड़ा सा इरर कर दिया है। इरर ये है कि हमेशा दर्पण पर प्रकाश वस्तु के बाईं तरफ से डाली जाती है और ना कि दाहिने तरफ से। ठीक, हम जो फिगर बनाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले समझ लेते हैं हम लोग। जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक काम देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ फोकस से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, अब देख अनंत की तरफ निकल जाएगी। फिर देखिए तो अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश डाली जाए तो दोनों दूसरे को कहाँ काट रही है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखा ये रहा है कि वस्तु अगर अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। कैसे बनता है थोड़ा देखा जाए तो अनंत से अगर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो आकर किस बिंदु पे मिलती हैं, फोकस पे। तो जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। अतः ये कह सकते हैं कि देखिए, वस्तु को हम U से डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को V से। अगर वस्तु अगर हमारा अनंत पे होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा फोकस पे बनता है। क्लियर।
यानी कि पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है, थोड़ा देखा जाए तो अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि वस्तु कहाँ होगी, यानी कि अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। क्लियर, यानी कि वस्तु कहाँ होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थोड़ा देख लीजिए। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती है, फोकस से, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जहाँ काटेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। यहाँ उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। तो एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि जितने भी प्रतिबिंब नोटिफाई कर ले जाए, जितने भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बनते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यानी कि अगर वस्तु अनंत और केंद्र के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरा नंबर आगे देखा जाइए कहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ देखिए, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने में प्रकाश किरणें कहाँ जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। अगर फोकस से जाएगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो वक्रता केंद्र पर ही काट रही है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, विपरीत है। क्लियर। और ये जितनी लंबाई वस्तु की होती है उतनी ही उसकी लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की बनती है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई किस स्थिति में बनती है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो वस्तु की लंबाई के बराबर परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पे। क्लियर। अब चौथा देखा जाए, चौथा क्या होती है, 4 नंबर, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो अगर ये वस्तु से अगर प्रकाश डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से गुजर जाएगी, यह फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। अगर हम वक्रता केंद्र से डालेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाएगी, वास्तव में कहाँ मिलेगी, तो यह देखा जाए तो केंद्र और अनंत के बीच में मिल रही है। यानी कि वस्तु की लंबाई से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और केंद्र के बीच में। यानी कि अगर वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, तो केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। क्लियर। पांचवा क्या कहता है, तो थोड़ा देखा जाए तो पांचवा, अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो वस्तु जब फोकस पे होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजर जाएगी और जो वक्रता केंद्र से जाएगी। अब देखिए यहाँ पतली है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो ये वास्तव में कहीं मिलेंगी, वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इमेजिनेशन कर सकते हैं कि शायद यह जाके अनंत पर मिले। अतः अगर वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे, और उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ वास्तव कहीं जाकर अगर मिलेगी भी तो कहीं जाकर मिलेगी। तो ये क्या, मुख्य अक्ष से नीचे है तो मुख्य अक्ष से नीचे अगर प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है। अगर नीचे बन रहा है तो उल्टा, अगर ऊपर बनेगी तो सीधा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर वस्तु कहाँ होगी, फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, अनंत पे। यानी कि ये u दूरी होती है, ये o ऑब्जेक्ट हो जाएगा, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और I क्या होगा हमारा प्रतिबिंब। 5 नंबर हुआ। अब 6 नंबर देखा जाए, 6 नंबर क्या होती है, तो देखिए अगर वस्तु को
फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस से गुजर जाएंगी, फोकस को आगे बढ़ाया जाए, ठीक, और वक्रता केंद्र को आगे बढ़ाया जाए। तो वास्तव में तो ये पीछे लौट आएंगी, लेकिन पीछे बहुत दूरी बना के लौटेगी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बीच में बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन वास्तव में लगता है कि आगे जाके किसी न किसी बिंदु पर मिल जाती है। तो जिस बिंदु ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब हमारा क्या बन जाएगा, सीधा बनता है और दर्पण के सामने दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अगर सीधा बने और दर्पण के पीछे बने तो इसका मतलब ये होता है कि यह प्रतिबिंब हमारा किस टाइप का होगा, हमारा आभासी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में सिर्फ यही एक कंडीशंस होती है कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी किसी भी सिचुएशन में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। तो यह लिख सकते हैं कि अगर वस्तु जो होगी फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। क्लियर। आते हैं चर्चा करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो अगर उत्तल दर्पण में बस दो ही कंडीशंस होती है प्रतिबिंब के बनने की, दोनों कंडीशंस क्या क्या होती हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो पहली कंडीशंस ये होती है कि अगर वस्तु अगर अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बनता है। थोड़ा देखा जाए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने में प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात बाहर की तरफ जाती है। तो ये लगता है कि किस बिंदु पे आके मिलती है, फोकस पे आके मिलती हुई प्रतीत होगी, तो जहाँ प्रतीत होगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उत्तल दर्पण का जितना भी प्रतिबिंब होता है सबका सब सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का टोटली प्रतिबिंब उल्टा होता है सिवाय एक को छोड़कर, ठीक। ये कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। अगर अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए तो जाएगी, कट जाएगी, फिर ये जब ध्रुव से होती हुई निकलेगी तो ये कहाँ जाकर मिल रही है एक दूसरे को, सॉरी वस्तु से होते हुए अगर केंद्र की तरफ जाएगी तो कहाँ मिल रही है, देखिए तो ये वाला, तो ध्रुव और फोकस के बीच मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब होगा। यानी कि दर्पण के पीछे होगा तो दर्पण के पीछे हमारा क्या होता है, आभासी बनता है, दर्पण के सामने होगा तो क्या होगा, वास्तविक बनता है, ठीक। धन्यवाद। कल हम अगला पार्ट में हम जानेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है ये तो जानेंगे हम लोग। तो अगले पार्ट में हम ये जानेंगे फार्मूला क्या होता है, मिरर